हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। पैसिवाइज की जो हमारी सीरीज चल रही थी माय डियर, आज उसके हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आपका, उसके साथ मैं आपके सामने अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या करना आज हमें? पैसिवाइज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब हमें सीखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ पैसिवाइज कैसे बनाना है, क्योंकि अब तक हम सीख रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। आज हमें सीखना है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ पैसिवाइज कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप इस बात को मैं पहले जब मैंने वर्ब प्रीवियस वीडियोस में किसी में आपको मैंने पढ़ाया है, इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो थोड़ा सा आज भी इसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया। चलिए अब इसमें क्या है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ये वर्ब हमेशा प्रपोजिशन के, ये क्या होगा कि वर्ब जो होगी उस वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन होगा, उस प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आता है। बात मेरी शायद समझ गए होंगे आप कि जितने भी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रपोजिशन लेता है और प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बताएंगे। बट ट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलना है, इनका कॉम्बिनेशन है, जब तक दोनों को नहीं सीखेंगे पता नहीं चलेगा। जबकि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, इनके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस बात को सीखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां सीखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चलिए बताते आगे करते कि क्या लेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है किसके बाद? ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? एग्जाम्पल लेंगे, और ये एग्जाम्पल का माय डियर इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए, ही लुक्ड एट मी। मैंने भी बताया था कि हमारी जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई प्रपोजिशन लेगा और प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन आएगा किसके बाद? जो प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लगेगा और उससे पहले वर्ब होगी, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे कि आपके सामने ये देखने को आपको मिल रही है। कैसे? कि बोल रहे हैं कि ही लुक्ड क्या है? इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उसने क्या लिया? प्रपोजिशन लिया, और प्रपोजिशन के बाद आपको देखने को मिल रहा है इसका ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा माय डियर? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको उसके बारे में बता चुका हूं पहले भी, तो देख लीजिए। दूसरा इसी के साथ ट्रांजिटिव वर्ब, टीबी से मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ही प्लेज फुटबॉल। आप देख रहे हैं कि यहां प्ले लिखा है, और प्ले के तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर फुटबॉल लिखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर इस प्ले ने इसके अपने बाद कोई भी प्रोपोजिशन नहीं लिया है, और उसने सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। क्या है ये? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं जो हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हिम होता है, इनके किसी पर्सन से जुड़ा हुआ, व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसी वस्तु से जुड़ा, स्थान से जुड़ा, प्लेस से जुड़ा जो भी होगा, वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो माय डियर यहां देख रहे हैं कि फुटबॉल क्या है? हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना कि इनडायरेक्ट। यहां मी देख रहे हैं, मी हमारे पास ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ हिम होता तो दैम होता, तो अस होता, तो यू होता, तो ये सब हमारे क्या है? पर्सन से जुड़े हैं, और ये हमारे पास क्या है? हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो हमारे पास क्या है? ही प्लेज फुटबॉल। तो आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पैसिवाइज में इनका हमें यूज कैसे करना है, यानी कि पैसिवाइज कैसे बनाना है, बड़ा सवाल है। कैसे? पैसिवाइज के वाक्य में क्या करना है? पैसिवाइज के वाक्य में जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन को नहीं हटाते। जो पैसिवाइज का सेंटेंस होता है, जो एक्टिवाइज में हमें प्रोपोजिशन मिला था, जो वर्ब के तुरंत बाद हमें कोई प्रोपोजिशन मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रोपोजिशन ऐसे होते हैं जो अपना फिक्स होते हैं, वो आने ही हैं। जैसे आपका सरप्राइज है, सरप्राइज के साथ एट आना ही है,
तो वहां ऐसे कुछ प्रपोजिशन होते हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते और उस प्रपोजिशन को पैसिव वॉइस के वाक्य में भी लेना है, ध्यान देना है इस बात पे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने रिपीट किया एग्जाम्पल को, ही लुक्ड एट मी। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना माय डियर। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने प्रपोजिशन को हम एज बिफोर यूज करेंगे, हमें चेंज नहीं करना है उसे। कैसे, देखिए यहां हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप बेहतर जानते हैं इस बात को, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस को हमें सब्जेक्ट में लेके जाना है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम टेंस पे भी ध्यान देंगे, टेंस का हमें ध्यान देना है, ये कौन सा टेंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि B2 का यूज किया है। क्या किया है, B2 का यूज किया है, तो यहां पर हमारा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म ओनली वन टेंस इन ट्रांसलेशन दैट कैन टेक ओनली V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए इसे बात करते हैं। यहां तो हो जाएगा वाज, आई वाज लुक्ड एट। यहां ध्यान दीजिए इस पे, और यहां ध्यान दीजिए, यहां पर भी एट यूज हुआ है और यहां पर भी एट यूज हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको प्रपोजिशन को रिमूव नहीं करना है। यू कैन नॉट रिमूव एनी प्रपोजिशन फ्रॉम द पैसिव वॉइस सेंटेंस। आप चेंज नहीं कर सकते उसे। कैसे, आप देख रहे हैं यहां एट बाय हिम। एक और एग्जांपल आपके सामने है, ही स्माइल्ड एट हर, वह उस पर मुस्कुराया। स्माइल्ड के साथ एट यूज होता है, प्रपोजिशन फिक्स में आता है, इसी पर रहेगा। चलिए, तो वही अपना फंडा लगाएंगे, कौन सा, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए, यहां ये हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है और इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसे नीचे दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। एक चीज और ध्यान देना है, ये हर एक ऐसा प्रपोजिशन होता है, एक ऐसा प्रपोजिशन होता है, हर एक ऐसा प्रोनाउन है, हर क्या है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है, हमें समझ लेना है कि ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। एक वीडियो में पीछे आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया मैंने। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको इस बात को। जब हर के बाद कोई नाउन होगा, समझ लीजिए, जब हर के बाद कोई नाउन होगा, यानी कि हर प्लस नाउन होगा, तो आपको यह समझ लेना है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किंतु जब अकेला हर यूज होगा, यहां पर देख रहे हैं आप, अकेला हर है, अकेला हर है, तो ये अपने आप में क्या है, ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। इस बात को समझ लेना है, यानी कि हर प्लस नाउन तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सिंगल हर का यूज हुआ है तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, हर का हो जाएगा सी, आप देख रहे हैं बराबर बना हुआ, यानी कि सी, और स्माइल्ड पास्ट टेंस है तो बाज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म इसकी स्माइल्ड ही होगी, सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। एक चीज और बताऊंगा, अभी समझ लेंगे। सी वाज स्माइल्ड एट, देखो एट का फिर से एक बार यूज किया है कि एट को हटाया नहीं गया है और उसे हम हटा नहीं सकते। बाय हिम, हिम यानी कि ही का हिम कर दिया है, ये हमारा चेंज हो गया। अब एक चीज और जो मैं बताने की बात कर रहा था माय डियर, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये B2 है और ये क्या है, यहाँ V3 है। तो यहां मेरा एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ आपको इस बात को ध्यान देना है कि स्माइल्ड स्पेलिंग तो सेम है, चेंज हुआ नहीं है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये थर्ड और सेकंड कैसे हुआ, कैसे जाने हम कि अब थर्ड है और अब सेकंड है। तो माय डियर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टाइप के सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी टाइप के सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, कि जो हमारा V3 होता है, V3 अकेला
कभी नहीं आता, अपने पहले किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब को लेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, इस बात को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि जब कहीं पर भी V3 मतलब वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो उस थर्ड फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य होगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब नो थर्ड फॉर्म। अब इसी के दूसरे पार्ट को समझिए, दूसरी चीज को समझिए। यदि कहीं पर कोई ऐसी वर्ब आपको लगी हुई मिले जो सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है, तो माय डियर यदि वह सीधे लगी है, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो वह वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि V2 है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी है तो वो V3 है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए माडिया नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या देखना है कि पैसिव ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाकर के या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमें पैसिवाइज कैसे बनानी है। क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाक्य होगा हम उसकी पैसिवाइज कैसे बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे मैंने बताया जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाक्य होगा उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो क्या करना, आगे चलते बढ़िए। और जो प्रिंसिपल क्लॉज में ही मेन कार्य, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी किसी भी सेंटेंस की, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसी में ही मेन कार्य होता है, और शेष भाग जितना भी है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज का ही अंग होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज का ही रेस्ट भाग होता है, रेस्ट पार्ट होगा, वो उसी का अंग है, उसी का अंग होता है, और उसी का पैसिवाइज बनाते हैं। किसका, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का। हमें जो बनाना है पैसिव, जो हमें जो वर्क करना है वो हमें प्रिंसिपल क्लॉज में करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें नहीं बनाना है। चलिए कैसे, देखिए एग्जांपल आपके पास है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम। तो बेटे देख लीजिए सेंटेंस को, यहां आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की हम बात कर रहे थे कि ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट हमें जो पैसिवाइज बनाना है, हमारा जो पैसिवाइज बनना है वो केवल हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में बनना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं छूना है। कैसे, देखिए तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हमें जो काम करना है किस पर करना है, वो हमें प्रिंसिपल क्लॉज पे करना है, नहीं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। कैसे, इट वाज सेड बाय हिम, किसी पे कर रहे हैं, इतने पे काम कर रहे हैं। इट वाज सेड बाय हिम, हमने इतने को बना दिया, और जितना भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है पूरा, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम ऐसे ही उतार देंगे इसके लास्ट में। इट वाज सेड बाय हिम दैट ही वुड हेल्प हिम, कोई चेंज नहीं हुआ। आगे देखिए इसी तरह से, he said that they could run fast, they could run fast। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में चेंज करेंगे। it was said, काय पे चेंज है, प्रिंसिपल क्लॉज पर हमारा वर्क हुआ। it was said by him, किसके, by him, उसके द्वारा, that they could run fast। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिवाइज कैसे बनानी है वो आपके सामने मैंने काफी विस्तार से सारी चीजों को ओपन करके आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हमें जो काम करना होता है, हमें जो पैसिवाइज में हमें वर्क करना है वो केवल प्रिंसिपल क्लॉज पे होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पे नहीं होता है। चलिए माय डियर, आज हमने पूरे पैसिवाइज की सीरीज को कवर किया है। पैसिवाइज हमारा आज कंप्लीट हो गया, हम बिल्कुल लास्ट आपको कर दिया हमने पैसिवाइज का। यदि कंटिन्यू सारी वीडियोस में आप लगातार आप उसे देख रहे हैं, आप उसे वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और ये हमारी जो सीरीज है, आपके किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जहां पर आपका पैसिवाइज का टॉपिक आपको मिलेगा, वह हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है, हर एग्जाम में आपको जाने वाली है, हर एग्जाम में आपको बेनिफिट देगी। थैंक यू माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।